Hello everyone. Welcome to Arihant Padhaku. As you all know that I'm Divya, your science educator, and I'm here to resolve all your doubts related to science and just make you perfect in science. So as you all know that we are up with MCQ series और हम MCQ series almost first term के सारे chapters की cover कर चुके हैं. So now it's the time to do the study based questions. So let's start with the class 10th study based questions from science. So अभी जो ये हम सेशन करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड जो ये सेशन है ये हम 2 सेशंस बनाएंगे. तो अभी हम इस सेशन के अंदर बेसिकली जो केस स्टडीज करने वाले हैं सो वील बी कवरिंग हाफ चैप्टर्स ऑफ टर्म 1 और 2 केस स्टडीज मैंने हर चैप्टर से इंक्लूड की गई है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव जब हम इसका डिस्कशन करेंगे और जो आंसर्स आपको ठीक लगते हैं आप लाइव चैट में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना. So let's go and quickly begin with the 10 case study based questions. और आपको ये भी पता है कि जो case study based questions हैं तो आपको case study आएगा उसमें 5 questions आएंगे, 4 questions आपको attempt करने होंगे. So this is what we are going to do here also, but यहाँ पे मैं आपको 5 questions explain करने वाली हूँ. So let's quickly get started. तो पहला question हमारे पास है case study 1. Marble's popularity began in ancient Rome and Greece, where white and off-white marble were used to construct a variety of structures, from hand-held sculptures to massive pillars and buildings. ओके, तो ये आपको फिगर भी दी गई है कि जो मार्बल की पॉपुलैरिटी है वो रोम और ग्रीस में हुई थी और उसमें वाइट और ऑफ वाइट मार्बल को यूज किया गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत से स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, मैसिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स. तो इसी पे बेस्ड अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो इसको हम देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर. तो बेसिकली स्टूडेंट ने कैल्शियम कार्बोनेट एक कंटेनर के अंदर लिया, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट. अब इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को वो हीट करने लगा. आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड. ओके, सो the pressure reading was then noted at intervals of 5 minutes and plotted against time. तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये प्रेशर है और ये इस एक्सिस पे हमारे पास टाइम है. लेट्स से दिस इज 0 minutes, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15 minutes. ठीक है. देन इन अ ग्राफ शोन बिलो, सो दिस इज अ ग्राफ during which time interval did maximum decomposition occur. अब आपको पता है ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन है. तो चाहे यहाँ पे पूछा या नहीं पूछा बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले रिएक्शन और जो भी उससे रिलेटेड हमें नॉलेज है वो हम थोड़ा सा सम अप कर लेंगे. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं वो थर्मली डिकम्पोज होता है और हमारे पास बनता है CaO और CO2. अब आपको पता है CO2 एक गैस है, तो गैस है तो ऑब्वियसली आपको बोला है कि प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर आपको दिखा, तो ऑब्वियसली अगर गैस प्रोड्यूस होती जाएगी और डिकम्पोज होता रहेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ता रहेगा. सो ये क्लियर है कि वो डिकम्पोज हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जैसे जैसे बढ़ रहा था अमाउंट वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा था. तो प्रेशर वर्सेस टाइम को अगर आप देखो तो इस ग्राफ के अंदर अब हमें मैक्सिमम डिकम्पोजिशन बताना और ये हमारे पास ऑप्शन है. तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन आपको कहाँ दिख रही है यहाँ पे. So this is 0 and this is 5. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एक्सिस पे कंसिडर करो. सो दैट बेसिकली ये आपके पास 0 मिनट है और ये 5 मिनट है. तो आप देख रहे हो एक स्टीप इंक्रीज आपको दिख रहा है 0 to 5 मिनट्स के अंदर. तो बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 0 to 5 मिनट्स के अंदर एक स्टीप इंक्रीज आपको दिख रहा है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Gas obtained above is a reactant for a very important biochemical process which occurs in the presence of sunlight. Identify the name of process. अब उस रिएक्शन को हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं. तो रिएक्शन हमने यही किया था और गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड होता है. अब हमें बोला गया है कि ये जो गैस है इसको A नाम दे दिया गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है एक बायोकेमिकल प्रोसेस का जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. और हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस. और CO2 उसका एक रॉ मटेरियल भी होता है. और फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. और फूड किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज. तो बेसिकली इन चारों प्रोसेस में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस. क्योंकि रेस्पिरेशन में जो CO2 है वो एक्सहेल होती है, कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा और सनलाइट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता.
ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और फोटोलिसिस लाइट की प्रेजेंस में टूटना. सो द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस. Okay, third question based on case study 1. Marble statues are corroded or stained when they are repeatedly come in contact with polluted rainwater. जब polluted rainwater के साथ marble statues मतलब contact में आते हैं तो वो corrode हो जाते हैं, उन पे stains आ जाते हैं. तो आपको reason बताना है, और ये आपको एक figure दी भी गई है, आप देखो किस तरीके से था और ये किस पे staining होकर ये कैसे corrode हो गया. So the reason being, options देख लेते हैं. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide. अब ये मार्बल स्टैचूज हैं तो ऑब्वियसली मार्बल तो CaCO3 ही होता है, तो यहाँ पे दिया है कि क्या ये इस कारण हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है डिकम्पोज होकर. पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट. Polluted water is acidic in nature, hence it reacts with calcium carbonate. Calcium carbonate dissolves in water to give calcium hydroxide. So यहाँ पे जो correct answer है वो है option C. क्योंकि आपको पता है, आपने ताजमहल के केस में भी पढ़ा है कि जो मॉन्यूमेंट्स है वो करोड होते हैं, कि जो एसिड रेन होती है वो मॉन्यूमेंट कैंसर कॉज करती है, बेसिकली उनको करोड करती है. तो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और इसमें इस तरीके की स्टेनिंग और कोरोजन हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calcium oxide can be reduced to calcium by heating with sodium metal. लिख लेते हैं साथ साथ. Calcium oxide can be reduced to calcium by heating with sodium. और हमें पता है ये रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा. अब हमें बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको पता है कि कभी भी ऑक्सीजन किसी चीज से रिमूव होती है तो वो रिडक्शन होता है, और किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है. जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है. तो क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड. और आप देखो इन ऑप्शंस में आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिया भी गया है. सो कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है पहले उसका एक स्ट्रक्चर रिएक्शन लिखा करो, जो भी उसके बारे में पता है उसको रिकॉल किया करो, फिर आप देखा करो कि क्वेश्चन किस बेसिस पे है और आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे. So last question of case study 1. Is the reaction between water and quicklime exothermic? तो हम quicklime लिख लेते हैं क्योंकि CaCO3 जब टूटता था तो CaO quicklime बनता था. तो CaO को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो बेसिकली हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. एंड येस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है इसमें करेक्टराइज साउंड प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ऐसे करके. So that means we'll go with option A, that is yes, it is exothermic. So now let's start with case study 2. अब case study 2 में क्या दिया है वो हम देख लेते हैं. अगेन केमिकल रिएक्शन से ही है. The reaction between MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. तो आपको ये डायग्राम दिया है जिसके अंदर MnO2 आप देख रहे हो, ये रेड सा जो बना हुआ है, और इसमें HCl डाल रहे हैं. रिएक्शन हमें आता है तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें यूटिलाइज होगा ही. So it was observed that a gas, this is not H2. So one second, it is MnCl2. It will form H2 and we'll get Cl2. ठीक है. तो this is H2O. Okay. तो हमें यहाँ पे हमने देखा कि गैस एक इवॉल्व हुई जिसकी ब्लीचिंग एबिलिटीज है. हमें पता है क्लोरीन गैस की ब्लीचिंग एबिलिटीज होती है. ठीक है. तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर. तो पहला क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन MnO2 और HCl के बीच में किस चीज का एग्जाम्पल है. रिएक्शन को दोबारा से स्लाइड पे लिख लेते हैं. सो बेसिकली हमारे पास MnCl2 बना था, वाटर बना था और क्लोरीन गैस निकली थी. तो ये किस तरीके का रिएक्शन है आप देख रहे हो. यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है. तो बेसिकली ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, बट यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है, बट इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. अब इस रिएक्शन से जो क्लोरीन गैस मिली है या कहीं भी आपके पास क्लोरीन गैस है, अगर आप उसको ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उससे किस चीज से रिएक्ट करना पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट हैज टू बी इन अ ड्राई फॉर्म. तभी आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली कहते हो, वो बनता है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. तो रिएक्शन एक बार दोबारा से लिख लेते हैं और इसका आंसर हमें आता ही है क्योंकि इससे रिलेटेड हम पहले रिएक्शन देखो, जब भी आप लिख लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा.
अब आप यहाँ देख रहे हो ऑप्शन मतलब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है, और ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास यही ऑक्सीडाइज रिड्यूस का ही ऑप्शन दिया है. सो विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. देखो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ना तो MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना HCl रिड्यूस हो रहा है. इवन दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. सो विल गो विद ऑप्शन A. Next question. In the above discussed reaction, what is the nature of MnO2? अब यहाँ पे MnO2 का नेचर क्या है? अब MnO2 का नेचर बताने के लिए कोई रिएक्शन हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है. हमें पता है मैग्नीज एक मेटल है, और मेटल ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मतलब ये मेटल ऑक्साइड है. और मेटल ऑक्साइड्स का यूजुअल नेचर क्या होता है? बेसिक. बट हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक. बट यहाँ पे हमें किसका पूछा गया है? MnO2 का. सो बेसिकली इट इज बेसिक, और हमारे पास बेसिक ऑप्शन में भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl? तो इस रिएक्शन में जहां आपने देखा कि MnCl2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो हमारे पास MnCl2 Cl2 और H2O बन रहा था. बट अगर आप यहाँ पे aqueous solution की जगह अगर आप ड्राई HCl ले लेंगे और MnCl2 को रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगा. So that means we'll go with option B. The reaction will not occur. Please remember, for the reaction to occur, we need HCl in the aqueous medium. So let's start with case study 3. So it is based on acid, bases and salts. So we have acids produce hydrogen ions H positive in solution, which are responsible for their acidic properties. Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. That all acids generate H positive and all bases generate OH negative. Reaction दिया है acid plus base forming salt and water. Now the acidic behavior of acid is due to the presence of hydrogen ions in them. ये हमें पता है. They produce hydrogen ions in the presence of water. Obviously, they have to be dissolved in water in order to produce hydrogen ions. Water is a polar solvent, and this property of water helps in weakening the bond between the ions and make them soluble. Hence, acids and bases produce ions in aqueous solution. तो ये बेसिकली हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया है कि वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर भी दिया गया है. तो देखते हैं अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपकी जगह होंगी तो आप देखो मैं इसको कैसे करूंगी. पहले तो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख लूंगी. उसके बाद मुझे दिया गया है कि ये वीक बेस है. अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का मतलब है कि वो पार्शली डिसोसिएट करता है. वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करता, वो पार्शली डिसोसिएट करता है. ठीक है, मतलब अगर मैं NH4OH को पानी में डालूंगी तो मेरे पास कुछ डिसोसिएटेड फॉर्म में भी आयंस होंगे और कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी होंगे. तो दैट मीन्स इट गेट्स स्लाइटली आयोनाइज्ड विल बी द करेक्ट आंसर. दैट इज द रीजन इट इज वीक बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The poisonous effect of acid present in stings of bees and ants can be neutralized by use of a solution that contains. अब आपको पता है कि जो बी स्टिंग होती है या एंट स्टिंग्स होती है उनके अंदर बेसिकली कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. और हमें बोला गया कि उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं. अब हमें पता है अगर कहीं एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बेस ही डालना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट कैंसिल होगा. अब यहाँ पे इन ऑप्शन में ये एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, ये एक सॉल्ट है न्यूट्रल. तो बेसिकली बेस आपके पास एक ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a strong alkali? Option CaOH whole twice, KOH, MgOH whole twice या CaCO3. अब स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होता है? अब आपको पता है बेसिकली बेस वो होता है जिसको पानी में डालते हो और वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है. और वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम क्या बोलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज अल्कली. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन सा होगा? ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो. तो आपके पास पोटेशियम आउट ऑफ दीज फोर पहले आता है, तो KOH इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली.
CaCO3 तो अल्कली है ही नहीं ना. So we have CaOH whole twice, KOH is alkali, MgOH whole twice is alkali, and out of them the strongest is KOH. Next, acid and bases are important because of. एसिड एंड बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो हमें पता ही है. और यहाँ पे दिया है कि वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, फार्मर की क्रॉप पे इफेक्ट करते हैं, ये ऑल. सो बेसिकली दे हैव अ वाइड यूज. तो इनका इंडस्ट्रियल यूज भी है, इनका मेडिसिन वगैरह में भी यूज है, हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं. क्रॉपिंग के लिए भी आपको पता है कि हमें सॉइल कैसी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर डालने से उसका नेचर बदल रहा है, यहाँ सब में भी उसका रोल रहता है. सो ऑल द अबव आर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is alkaline in aqueous medium? अल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि जो OH नेगेटिव आयन दे. सो बेसिकली इसको आप कैसे बताओगे, Na2CO3 है, एक सॉल्ट है, और कब बना है, जब NaOH H2CO3 के साथ रिएक्ट करता है. मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. सेकेंड है NaCl. NaCl बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है. H2CO3 itself is a weak acid which is carbonic acid. और CuSO4 एक हमारे पास सॉल्ट है, ये इन ऑप्शंस में कहीं कंसिडर होता ही नहीं है एज पर क्वेश्चन. सो बेसिकली अल्कलाइन इन एक्वस मीडियम हमें पूछा है, तो अल्कलाइन वो होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा. सो इट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज Na2CO3, क्योंकि बी के अंदर तो वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं. सो वी विल हैव Na2CO3. Okay, next case study again based on acid bases. Sodium is very important element. Many of its compounds are widely used by us, even in our food as well as for washing clothes. Sodium carbonate decahydrate, it is widely used for washing clothes. When it is saturated with dioxide of carbon in moist environment, it gives a product called baking soda. Okay. Baking soda is used in a small amount in making bread and cake. It helps to make these soft and spongy. And aqueous solution of baking soda turns red litmus blue. It is also used in soda acid fire extinguisher. Bleaching powder is also known as chloride of lime. It is solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. When calcium hydroxide reacts with chlorine, it gives calcium oxychloride in water. Aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. तो अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिए हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, ऑब्वियसली सोडियम के कंपाउंड्स के ऊपर होने वाले. तो पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर हेल्प्स इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. और आपको पता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है, बेसिकली ऑप्शंस में बाद में देखूंगी, पहले मेरे को जो आता है उसको मैं रिकॉल करने वाली हूँ, और आप भी ऐसे ही किया करो. जो बेकिंग पाउडर होता है बेसिकली वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड से बनता है, ठीक है. और उसको आप उससे बेकिंग में हेल्प करते हो, क्योंकि जब ये दोनों आप बैटर के अंदर डालते हो, उसको स्टिर करते हो, मिक्स करते हो और फिर उसको हीट करते हो बैटर को, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इनसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो केक को, ब्रेड को, किसी भी चीज को जहां पे बेकिंग के लिए यूज कर रहे हो सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देती है. सो बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल रहता है, और हमारे पास ऑप्शन में सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है. तो ना तो हाइड्रोजन निकलती है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कोई डो के साथ वो रिएक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सो लेट्स रिकॉल कि जो हमें आता है. तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो आपके पास दो सिलेंडर्स होते हैं. इनर वाले में आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और आउटर में आपके पास बेकिंग सोडा होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. जब आप इनका कॉमन नॉब होता है, तो जब आप नॉब से प्रेस करते हो, इनर ग्लास का सिलेंडर टूट जाता है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Na2SO4 H2O और CO2. और ये CO2 जब निकलती है बहुत प्रेशर से, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना देती है और फायर एक्सटिंग्विश कर देती है. अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. तो बेसिकली बहुत ही ईजी है, हमें सिर्फ रिएक्शन बतानी है, और रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. तो NaOH H2SO4, तो NaOH तो होता ही नहीं है, पहले तो ये गलत हो गया. तो सेकेंड ऑप्शन हमारी करेक्ट है, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी राइट है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी, सोडियम सल्फेट का भी, H2O का भी, बस CO2 मिसिंग है. तो दोनों ही रिएक्शन में नहीं लिखा है, बट आप याद रखो कि CO2 भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन 4, 7, 9 या 5.5. अब आप ये मत सोचना इस क्वेश्चन को देख के कि सारी ब्लीचिंग पाउडर या सब सब्सटेंसेस का आपको pH लर्न करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस आप ट्रिक से भी कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू ब्लीचिंग पाउडर. अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो है NaHCO3, ठीक है. तो ये जो है ये एक बेस है,
ये क्या है? एक बेस। ठीक है, तो बेस का जो pH होता है वो आपको पता है, दैट इज मोर देन 7। अब ये ऑप्शन में देखो, मोर देन 7 एक ही तो है, 9। सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 4 और 5.5 तो एसिडिक होंगे, 7 न्यूट्रल होगा, और हमें पता है कि ये बेसिक है, तो ऑब्वियसली वील गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा? तो इसको जानने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज केमिकली कंबाइंड वाटर, और आप यहाँ देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 10, और हमारे पास ऑप्शन में 10 दिया है, दैट इज डी, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हीटिंग वॉशिंग सोडा? तो पहले हम हीट ही करके देख लेते हैं वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है, जब आप इसको हीट करोगे we will get Na2CO3, और ये जो वाटर है ये अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया है कि जब आप हीट करते हो तो क्या आपको पंचेंट स्मेल मिलती है, क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है, क्या कलर ब्लैक में हो जाता है, या ऑल आर करेक्ट? सो विल गो विद ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलती है। So let's start with case study 5. It is based on metals and non-metals. And the case study is the arrangement of metals in a vertical column in the decreasing order of their reactivities is called the reactivity series or the activity series of metal. The most reactive metal is at the top position of reactivity series and the least is at the bottom of the reactivity series. An element placed above in the activity series will replace the element placed below it from its aqueous solution. This we know. Any metal above hydrogen reacts with acid, replaces hydrogen from acids. The more active a metal, the more strongly it holds on to the oxygen in an oxide, and therefore more slightly the oxide resists decomposition into its elements upon heating. तो बेसिकली इसके अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता रखा है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, कौन नहीं करता, कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, क्यों करता है, या उसको क्यों बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो मेटल्स, मतलब कॉपर क्या किसी को डिस्प्लेस करना है तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब कॉपर यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आते हैं उनको डिस्प्लेस कर पाएगा। अब कॉपर के नीचे तो आते हैं मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो यहाँ पे जिंक है, आयरन है, सिल्वर है और निकल है। सो दैट मीन्स सिल्वर हमारे पास है जो जो कॉपर से नीचे आता है, मतलब लेस रिएक्टिव है। सो दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन बी डिकम्पोज विद डिफिकल्टी? अब आपको पैराग्राफ में दिया था कि जो ऑक्साइड्स जहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो डिकम्पोज मुश्किल से होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो मोर रिएक्टिव होगा वो अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और उसको डिकम्पोज करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो जिंक हमारे पास पहले आता है, फिर हाइड्रोजन, देन वी हैव कॉपर, मरकरी, फिर आता है सिल्वर। यही 4 आपको ऑक्साइड्स दी गई हैं। तो इनमें से सबसे रिएक्टिव है जिंक। तो एज कंपेयर टू ऑल, जिंक ऑक्साइड जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी से डिकम्पोज होगा एज कंपेयर टू दी अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Elements near the top of the series are never found free in nature. Elements near the bottom of series are often found free in nature. Elements near the top of series are found free in nature. और D option है both A and B. तो हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं वो बहुत रिएक्टिव है, तो वो फ्री तो मिलते नहीं है, और जो बॉटम पे आते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव है और वो नेचर में फ्री मिलते हैं। अब इन्हीं दो चीजों को, कॉन्सेप्ट को याद करते हुए अब हम दोबारा से इन ऑप्शंस पे फोकस करते हैं। एलिमेंट्स नियर द टॉप ऑफ द सीरीज, मतलब जो टॉप पे है वो कभी फ्री नहीं मिलते। ठीक लग रहा है? एलिमेंट्स नियर द बॉटम आर ऑफन फाउंड फ्री इन नेचर। So this is again 2. Elements near the top are found free. No, they are not at all found free. So we'll go with option D, that is A and B are the correct option. कि टॉप वाले एलिमेंट्स कभी भी फ्री नहीं मिलते और बॉटम वाले फ्री मिलते हैं। Okay, which of the following metals can react with steam but not with hot water? अब आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज को हम कंसिडर करते हैं लर्न करने के लिए कि कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हॉट के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन करते ही नहीं है। तो बेसिकली यह स्टीम के साथ पूछा गया है। स्टीम के साथ करने वाले हैं हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन।
तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम सोडियम तो नहीं है, कैल्शियम पे नहीं, तो ए हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि आयरन हमारे पास गिवन है। और आयरन जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स Fe3O4, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और ऑप्शन है AU, Ag, प्लैटिनम या कॉपर। तो आपको पता है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे आता है वही हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होगा, और वो कौन सा होता है? प्लैटिनम। सो फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी मच फैमिलियर विद द रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये बहुत जगह आपको काम आने वाली है। So now let's move with case study 6. Again, it is based on metals and non-metals. So the question, the paragraph is, metals are electropositive elements. They can easily lose electrons to form ions. Metals show distinguished physical as well as chemical properties. Generally, most of the metals are ductile and malleable with exceptions such as mercury. These properties make them valuable for commercial as well as domestic uses. Reaction of a metal with water is one of the important chemical properties. Metals like sodium and potassium reacts with cold water, while magnesium reacts with hot water. Metals like aluminium, zinc do not react with hot, cold water, but they easily react with steam. When a metal reacts with hot, cold water, the products are metal hydroxide and hydrogen. But when it reacts with steam, the product is metal oxide and hydrogen. Some metals like sodium, potassium, they react violently with water. तो बेसिकली आपको थोड़ा सा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखी है, उनकी केमिकल बता रखी है, और बेसिकली स्ट्रेस दिया गया है उनके वाटर के साथ रिएक्शन पे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन इस पे हमें पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम इट प्रोड्यूसेस। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास हाइड्रोक्साइड नहीं बनती है, आपके पास ऑक्साइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पे जिंक के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Next question. Most ductile metal among the following. Now basically it is based on the physical property of metal, और आपको पता है ductility का हमारा मतलब होता है कि मेटल को हैमर करके थिन वायर्स में ब्रेक करना। This is what is ductility। और आपको पता है जो बेस्ट डक्टाइल मेटल है वो हमारे पास होता है सिल्वर। सो यहाँ पे सिल्वर का ऑप्शन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, साथ साथ लिख भी लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। पीसेस ऑफ मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, बिल्कुल फ्लोट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो, अगर आप कंफ्यूज हो ना तो आप इस रिएक्शन को कर लेना। कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। अब अगर वो फ्लोट कर रहा है तो मतलब कुछ गैस है कि बबल्स हैं जो उसके सरफेस पे स्टिक कर गए हैं, जो उसको फ्लो करने में मतलब हेल्प कर रहे हैं फ्लोट करने में। तो क्योंकि गैस सिर्फ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ना तो ये ना ये, ओनली H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल आपके पास एग्जांपल है जो आप कभी भी अपने ऑफिस स्कूल्स में खाना रैप करके लेकर आते हो, एल्यूमिनियम शीट्स के अंदर फॉयल बोलते हो जिसको आप, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? मेलेबिलिटी। क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को हैमर करके वायर बनाना, सोनरस का मतलब होता है कि जब आप मेटल्स को हिट करो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मेलेबिलिटी, बिकॉज इट मीन्स कन्वर्टिंग द मेटल इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। नेक्स्ट, इज मेटल सीजियम अ लिक्विड? नो, नॉट एट ऑल। सीजियम इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी। नाउ इट इज बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आपको पता है 4 पार्ट्स है आपके पास, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली 2 केस स्टडीज हम एक चैप्टर से कर रहे हैं। तो बेसिकली 2, 4, 6 और 8 केस स्टडीज हम इस पे बेस्ड करने वाले हैं। अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हमने बेसिकली 10 केस स्टडी करनी है, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की हम 4 केस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी की जो 4 केस स्टडी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। Rishan experienced muscular cramps during the training session for his upcoming football match. Mr. Sen, his coach, advised him on a schedule of some aerobic exercises to overcome his problem of muscular cramps. Rishan followed his coach's advice and did not face the problem of muscular cramps again during his match.
तो बेसिकली यहाँ पे एरोबिक वर्ड भी आ गया है, क्रैम्प्स की बात भी हो रही है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड है. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. विच लाइफ प्रोसेस इज डिपिक्टेड बाय द अबव पैसेज. तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने पैसेज पढ़ते ही वहां पे कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये रेस्पिरेशन पे बेस्ड है. नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स ड्यू टू. अब आपको पता है हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता ही है साइटोप्लाज्म में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस आकर. फिर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स द लैक्टिक एसिड. दिस इज व्हाट वी गेट. तो यहाँ पे हमारे को यही बताना है कि पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, और मुझे मेरा ऑप्शन दिख गया है, ऑप्शन डी, पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट. क्या यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले तो आपको याद करना होती है कि नहीं, और लैक्टिक एसिड बनता है कि नहीं. तो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपको पता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. बेसिकली होता क्या है, उसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, या पायरुवेट भी लिख सकते हो, और मतलब बेसिकली ग्लाइकोलिसिस होती है. वो एरोबिक एनारोबिक दोनों में होती है. और फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये हमें क्या देता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बनता. सो द करेक्ट आंसर इज नो, दैट इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट. क्या यीस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल होती है. आप देखो मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है इस पे मैंने CO2 भी साथ लिखी है. सो दैट इज द रीजन. करेक्ट आंसर इज यस, इट इज प्रोड्यूस्ड. फिफ्थ पार्ट, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर. अब ग्लाइकोलिसिस था क्या, वो आपको फटाफट से रिकॉल कर लेना है. मतलब ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुवेट में, और आपको पता है ग्लूकोज एक 6 कार्बन, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. दिस इज व्हाट ग्लाइकोलिसिस. तो ये कहाँ पे होता है, तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन साइटोप्लाज्म भी दिया है. अब जितना भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है, बट उसमें पायरुवेट का कन्वर्जन होता है जब हमारी बॉडी के अंदर CO2 एनर्जी और वाटर वेपर में वहां पे यूज होता है. सो गोल्जी बॉडी और ER का कोई रोल रेस्पिरेशन से नहीं है. सो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट केस स्टडी अगेन फ्रॉम लाइफ प्रोसेस. Blood transport food and waste materials in our bodies. It consists of plasma as a fluid medium. Pumping organ is required to push the blood around. Okay. The blood flows through the chambers of organ in a specific manner and direction. While knowing throughout the body, the blood exert a pressure against a wall or a vessel. तो बेसिकली आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि ये कौन से लाइफ प्रोसेस के पार्ट पे है. इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड, हार्ट, ये सब की चीजें बता रहे हैं. तो क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू. अब ये तो बिल्कुल सही है कि जो लंग्स है, आपको पता है यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ राइट एट्रियम और यह राइट वेंट्रिकल होता है. इसी तरीके से आपके चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो लंग्स से प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है. अब ये जो ब्लड आता है ये प्योर आता है, और आपको पता है प्योर ब्लड आर्टरीज कैरी करती है, बट एक्सेप्शनली यहाँ पे कौन है, इट इज पल्मोनरी वेन. क्योंकि हमारे पास आर्टरी वेन का एक कंसेप्ट होता है कि आर्टरी हमेशा ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाती है और वेन टूवर्ड्स हार्ट. तो यहाँ पे हमने प्योर इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट ओबे ना करके टूवर्ड्स द हार्ट या अवे फ्रॉम हार्ट के कॉन्सेप्ट को रखा है, और हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, और ऑप्शन में पल्मोनरी वेन आपको गिवन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स थ्रू द राइट वेंट्रिकल. फिगर देख लेते हैं. अब यहाँ पूछा है कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड लेकर जाता है वो कौन होता है. अब आपको पता है यहाँ से जो इम्प्योर लेकर जाता है वो वेन होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या है, आर्टरी, बिकॉज यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को हमने रखा है कि जो आर्टरी है दैट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ऑप्शंस में आपको यही बताना था. तो पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आ रहा है अच्छे से. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हार्ट. It is a hollow muscular organ. It is a 4-chambered having 3 atria, 1 ventricle. It has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. और arteries always carry blood away from the heart. और options में आपको दिया है. तो सबसे पहले तो हर स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर अगर अच्छे से तैयार होगा, हार्ट अच्छे से आता होगा, तो आपको ये करना बहुत बहुत ईजी रहेगा.
तो पहला स्टेटमेंट देखो, क्या एक हार्ट हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है? बिल्कुल सही है। फोर चैम्बर्ड होते हैं, बट 3 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल नहीं होते, 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो रॉन्ग। इट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, यस यस इट इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड से। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अगेन इट इज ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 3 और 4, और मुझे वो ऑप्शन दिख भी रही है, दैट इज ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड पंपिंग ऑर्गन। कौन पंप करता है ब्लड? ऑब्वियसली इट इज पंप्ड बाय हार्ट. Heart is a muscular walled organ which pumps the blood to all the body cells. Next question. Heart sounds are produced due to closure of semilunar valves alone. अब देखो हार्ट साउंड्स कौन सी होती है? हार्ट साउंड्स होती है लब और डब, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ वॉल्व से तो होती है, बट सिर्फ सेमिल्यूनर वॉल्व्स अलोन वर्ड ना देते तो हम ट्रू कर देते इसको। बट हमें पता है लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब एवी सेप्टम के वॉल्व क्लोज होते हैं, और डब साउंड प्रोड्यूस होती है जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अलोन वर्ड आ गया, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन नो को मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी अगेन बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेस। लेट्स सी कि कौन सा लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया गया है। In human beings, the food is taken in through the mouth and it's broken down by various steps along the alimentary canal, and the digested food is absorbed in the small intestine to be sent in the body. The nutrition taken by the body is broken in the form of ATP, which provides energy for other reactions in the cell. तो basically alimentary canal, digestion, food ये सब आ रहा है, तो आपका ये न्यूट्रिशन और एलिमेंट ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत बहुत इजी है कि आपको पता है कि एटीपी होता है हमारा करेंसी ऑफ सेल, और उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सारे ऑप्शंस देखने की जगह अगर आपको ये आता होगा तो सिर्फ आप करेक्ट आंसर देखो ना, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको पता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रिकॉल करना बहुत जरूरी है जो जो आपने पढ़ रखा है। वो हमारे पास शॉर्ट होती है ना, वाइड होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब क्वेश्चन को देखते हैं किस कॉन्टेस्ट में पूछा है। फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन हम कर चुके हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। Herbivores have longer small intestine than a carnivore. Yes, this is true कि जो herbivores होते हैं, जो grass eaters होते हैं, उनका जो small intestine होता है वो ruminants होते हैं, इसलिए वो longer होता है as compared to the carnivore. So we'll go with option A. Next question. Stomach produces acidic HCl. Why? बिल्कुल आपको पता है कि स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, और HCl सिक्रीट होने का मेन काम होता है कि HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। और ये क्यों चाहिए एसिडिक मीडियम? क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट पेप्सिन, वो काम ही एसिडिक मीडियम में करता है, और उसका काम क्या है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। जो आपकी डाइट में प्रोटीन्स है उनको पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। Starch is broken down into, starch का यहाँ कोई रोल नहीं है। To neutralize bases present in food, no. Pepsin needs an acidic medium, very good. So this is the correct option, option C. क्योंकि पेप्सिन हमें पता है पेप्सिन ही चाहिए, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से थॉरो हो गए ना, तो आपको पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Okay, next question. When food passes from stomach to intestine, it is called as bolus. So I hope this question seems to be very very easy to you. So basically the option will be no, क्योंकि बोलस वो होता है जब आप माउथ से इसोफेगस के अंदर फूड जाता है, माउथ से जब आप उसको च्यू करके अच्छे से स्वैलो करते हो, वो फॉर्म होता है बोलस। बट जब स्टमक से वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वो फॉर्म होता है काइम, दैट इज काइम। सो विल गो विद ऑप्शन बी। ओके, लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस सेशन. Every organism existing in the ecosystem has its own way of intaking food, or we can say gaining energy. This process of gaining energy is known as nutrition. So again, it is based on nutrition. This is clear. Nutrition is necessary because energy is required for maintaining a state of order in our body. This source of energy is provided by
द न्यूट्रिशन वी इनटेक इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो क्लियर है, यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. क्वेश्चंस देखते हैं. विच लाइफ प्रोसेस, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन ढूंढते हैं और उसको टिक कर देते हैं. ओके, स्टेट द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अडैप्टेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बेसिकली आपको पता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक. और दोनों में फर्क क्या होता है कि जो ऑटो होते हैं दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड. लेकिन जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर ले. सो बेसिकली वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो वील गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट, सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद बनाने वाला खाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल या कोई और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड. सो बेसिकली यार रॉ मटेरियल्स पूछा गया है, तो ये सब इसके रॉ मटेरियल्स है. सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. फैगोसाइटोसिस बाय अमीबा इज, तो अब यहाँ अमीबा के न्यूट्रिशन पे बात आ गई है. तो अमीबा पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं शो करता, क्योंकि पैरासिटिक का मतलब किसी की बॉडी के ऊपर रहना, अंदर रहना और उससे न्यूट्रिशन लेना. नहीं, होलोजोइक बिल्कुल करता है, क्योंकि ये पहले फूड को लोकेट करता है थ्रू सूडोपोडिया, फिर इनगल्फ कर लेता है. इनगल्फ करने के बाद फूड वेक्यूल में एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनवांटेड होता है दैट कम्स नियर द मेम्ब्रेन टूटती है एंड इट इज थ्रोन आउट. तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, डेड एंड डिकेइंग पे भी फीड नहीं करता. सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन. पिक द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो मैं आपको बता दूं, पहले नाम से वैसे पता लग रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. और इंसेक्ट्स को खाने के लिए बेसिकली क्या होता है, उनका जो लीफ ऑफ लैमिना होता है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट जैसे ही उस पर बैठता है वो उसका लिड क्लोज हो जाता है. मतलब ऐसे आप बोल सकते हो एक वो एक सैक लाइक होते हैं, मतलब लैमिना ऐसा हो जाता है. जैसे ही वो अंदर चला जाता है लिड बंद हो जाती है, अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, उसको खा लेता है और फिर दोबारा से ओपन अप हो जाता है दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए. तो यहाँ पे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपको प्रेडिक्ट करने के लिए दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सनड्यू और यूलोथ्रिक्स दोनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है. सो आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट केस स्टडी की वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि उससे आपका केस स्टडी पे अच्छा होल्ड हो जाएगा. अच्छा, सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी केस स्टडीज होती है, आपके पास टाइम कम होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ को पढ़ो, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप वैसे भी एमसीक्यू डायरेक्टली भी कर सकते हो. हाँ, बट अगर कोई डेटा गिवन है तब जरूर आप उस पैराग्राफ को अच्छे से कंसिडर करना, या कहीं पे आप स्टक हो जाते हो, कोई क्वेश्चन भूल जाते हो, तो आप पैराग्राफ को रेफर कर सकते हो. सो दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. अगर आपने चैप्टर अच्छे से किए हैं, थॉरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर लोगे. Okay, so end करते हैं सेशन को. With this we come to an end of this session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel Arihant Padhaku, just do it right now, because this is a channel where you get the quality studies. So me, Divya, signing off. We'll be meeting in the another video with more case studies. Till then, my 3 tips to you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. And all above, be confident and see that you can do it. So thank you. Bye-bye. Take care.